हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति और ननद ने जिस भाभी को काली और अनपढ़ गंवार कहकर आधी रात को घर से बाहर निकाला था, आज खुद उसकी हैसियत देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो? मेरा दिन खराब हो जाता है, काली कलूटी गंवार कहीं की। सृष्टि ने ननद चाय देने आई भाभी काजल के हाथ में हाथ मारते हुए कहा, जिससे चाय का कप और ट्रे फर्श पर गिर गई। सृष्टि को अपनी भाभी काजल के ऊपर चीखते हुए सुनकर उसकी माँ सुहासिनी जी अपने कमरे से बाहर आ गई, जहाँ सोफे पर सृष्टि बैठी आराम से टीवी देख रही थी। क्या बदतमीजी है ये सृष्टि? ये भाभी है तुम्हारी, ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये गंवार मेरी तो भाभी कतई नहीं हो सकती मम्मी। मैं इसको भाभी नहीं मानती और ना ही मानूंगी। जैसा इसका नाम वैसी ही इसकी शक्ल, एकदम काली की तवा भी शर्मा जाए। सृष्टि के मुंह से यह सुनकर तिलमिलाती सुहासिनी जी ने बोला, अगले घर जाएगी और तमीज पहले बर की भी नहीं है इसमें, और बातें करती है ये डॉक्टर बनने की। सृष्टि, तुम जिसे अनपढ़ बोल रही हो ना, संस्कार उसमें अब तुमसे ज़्यादा हैं। हम ही तुम्हें कुछ सिखा ना पाए, हमारी ही डील हो गई। जो ये लड़की हमारे सिर पर चढ़ बैठी है, देख लूंगी तुझे तो, काली कलूटी कहेंगी। सुहासिनी जी की बातें सुनकर सृष्टि गुस्से में उबल रही थी और काजल की तरफ आंखें दृष्टि हुए धमकी देकर सृष्टि अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 महीने पहले ही तो शादी हुई थी जब काजल केतन की पत्नी बनकर इस घर में आई थी, और आज ये नज़ारा था। बहू, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हमारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सुहासिनी जी ने अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। काजल एक सुलझी हुई लड़की थी जिसने बात को इस वक्त आया गया कर दिया, लेकिन जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। सुहासिनी जी तो ऐसी कुशल और समझदार बहू पाकर खुश थी, मगर कोई सृष्टि के अलावा कोई और भी था जो काजल से खुश नहीं था। शाम के 7 बजने को आए थे और केतन के आने का समय हो रहा था। काजल ने चाय चढ़ाई ही थी कि केतन घर आ गया और ड्राइंग रूम में आकर उसने माँ को आवाज़ दी, काजल जाओ तुम। सुहासिनी जी ने काजल को बाहर जाने के लिए कहा, मगर काजल शर्मा गई। मम्मी जी, बाहर पापा जी बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता, आप जाइए ना। काजल के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुहासिनी जी मुस्कुराते हुए खुद ही चली गई, जबकि काजल के बाहर ना जाने का कारण कुछ और ही था। मम्मी, मैं नहाने जा रहा हूँ, चाय कमरे में ही पीऊँगा, वहीं भेज देना। केतन ने माँ को देखते ही ऐसा आदेश दे दिया, जिसे सुनकर सुहासिनी जी ने आकर काजल को दे दिया। अब कमरे में काजल को चाय लेकर जाना था और उसका दिल डर के मारे दग दग कर रहा था। ये घबराहट थी या फिर कुछ और था, क्योंकि काजल सोच में पड़ गई थी। कुछ देर बाद काजल ने ट्रे में चाय नाश्ता सजाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। कांपते कदमों से उसने दरवाज़ा खोला। बेड के एक तरफ पड़े कोने पर केतन को बैठा देखकर उसने चाय उसके आगे पड़ी टेबल पर रख दी और वापस जाने लगी। रुको, केतन की आवाज़ से काजल कांप गई कि जाने अब क्या होने वाला है। धीरे से काजल पीछे मुड़ी और नज़र झुकाकर खड़ी हो गई। आज क्या हुआ था? गुस्से भरी आवाज़ में केतन ने कहा। कुछ नहीं, काजल बोलते हुए हकला गई थी। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि क्या हुआ था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी सृष्टि के पास जाने की? केतन ने दबी आवाज़ में लेकिन गुस्से भरी आवाज़ में कहा, जिससे कि आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। तभी अंदर बने स्टोर रूम से सृष्टि बाहर निकल आई। बाई, ये झूठ बोल रही है, उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा बोल रही थी। मम्मी से मेरी शिकायत करती है और खुद अच्छी बनी रहती है। सुन ले गंवार, मैंने बाई को फ़ोन पर सब बता दिया था। सृष्टि ऐसा कहकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई और काजल को घूरने लगी। वो 2 तो मैं तो बस चाय देने आई थी। काजल के मुंह से
मुश्किल से ही शब्द निकल रहे थे। क्या जरूरत थी उसके कमरे में जाने की जब वह तुम्हें पसंद ही नहीं करती है? केतन गुस्से में खड़ा होकर बोला। माँ ने सृष्टि को कभी गुस्से से भी नहीं देखा था और आज तुम्हारे कारण माँ ने सृष्टि को थप्पड़ मारा। तुम्हारे ही कारण हुआ। केतन पूरी तरह से सृष्टि के पक्ष में बोल रहा था और काजल अब डर के मारे चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। तुमने देखा है खुद को कभी? शीशा नहीं देखती क्या तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ननद तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती है, तो फिर भी तुम इतराकर उसके सामने पहुंच जाती हो। पसंद तो मुझे भी नहीं हो मगर मेरी मजबूरी है। क्यों मम्मी पापा के कारण तुम्हें झेल रहा हूँ, वरना एक बात और कान खोलकर सुन लो काजल, ये मेरी मजबूरी भी तुम्हारे ज़्यादा काम नहीं आएगी। एक दिन पीछा छुड़ा लूँगा तुमसे अगर तुमने ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की तो। केतन की धमकी से सिहर गई थी काजल। शादी के 2 महीने बाद ही ऐसे शब्द कौन सह पाएगा? इसीलिए काजल आंखों में भरे आंसू लेकर जाने लगी तो पीछे से फिर केतन की आवाज़ आई, और हाँ एक बात और, अगर माँ से कुछ भी कहा तो खैर नहीं तुम्हारी। अब जाकर थोड़े पकोड़े भी बनाकर आओ, सृष्टि को खाने हैं। काजल सजकर फिर से जाने के लिए मुड़ गई। अब काजल का दिल जार हो रहा था। थैंक यू भैया कहते हुए सृष्टि अपने भाई केतन से लिपट गई थी। ये भी काजल ने जाते हुए सुन लिया था और अब खुद को बहुत पराया महसूस कर रही थी। इसको तो वो अपना घर समझती थी और सोचती थी कि एक दिन केतन के दिल में भी अपने लिए प्यार जगा लेगी, मगर शायद सृष्टि के रहते तो कुछ हो ही नहीं सकता था और इसी कारण अब उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। आज तो हद ही हो गई थी। काजल भारी मन से किचन में वापस आई और पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगी थी। अरे ये क्या कर रही हो बेटा काजल? किसके लिए इस वक्त पकोड़े बनाए जा रहे हैं? सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए बोला। मम्मी जी, इनको थोड़ी भूख लगी थी और खाने का इनका मन भी हो रहा था तो सोचा कि बना दूं। काजल अपने मन का दुख और अपने आंसू छिपा गई थी और मुस्कुराकर सास को जवाब दे रही थी। अपने रिश्ते की सच्चाई उसने अभी तक किसी को ना बताई थी। अपनी माँ से जो सीखा था उस घर पर ही चलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ही देर में काजल ने पकोड़े ले जाकर केतन के कमरे में पहुंचा दिए और थोड़े ससुर जी को भी दिए तो वो बहुत खुश हुए। बहू हो तो ऐसी। सुहासिनी, तुमने काजल को घर में लाकर हमारा तो जीवन सुधार दिया, वरना ये नालायक तो जाने क्या ले आता। मगर ये अच्छाई केतन को नजर नहीं आ रही थी। 2 रिश्ते अपने इस रंग की वजह से काजल से खो दिए थे, जिसके लिए तो अफसोस भी करती थी। कालापन कम करने के लिए फ़ोन पर क्रीम सर्च करती रहती थी जिससे इसके रिश्ते में प्यार आ जाए। रंग वर्ण का भेद भाव हमारे देश में बहुत किया जाता है। सबको बहू गोरी और सुंदर चाहिए। कितनी बार देखा गया कि गोरी बहुओं ने सास ससुर को कहीं का नहीं छोड़ा। सुहासिनी जी बहुत समझदार थी और काजल को पसंद करके उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच का उदाहरण पेश किया था। उन्होंने काजल के गुण देखे थे और रंग को अनदेखा किया, मगर केतन के अरमानों पर पानी फिर चुका था। विवाह के समय भी उसे काजल नापसंद थी क्योंकि वह किसी सुंदर लड़की से प्रेम करता था और उसी से शादी करना चाहता था, मगर अपनी आर्मी से रिटायर्ड पापा के आगे कुछ ना बोल पाया था। सृष्टि का रवैया काजल के साथ दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था, मगर काजल जाने कौन सा सब्र रखे हुए थी। एक दिन काजल ने सृष्टि के छोटे कपड़ों को लेकर हल्के से कह दिया, ये ड्रेस कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है। काजल ने यूं ही कह दिया था। वो यह नहीं जानती थी कि सृष्टि बात का बतंगड़ बना देगी। तुमसे किसने पूछा गवार कहेंगी? बड़ी आई बीच में बोलने वाली। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की हिम्मत भी मत करना। सृष्टि ने उसे इस तरह धमकाया था कि वो बाबी नहीं, एक छोटी बच्ची है। काजल ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा और चुप रह गई। शाम को केतन के आने पर सृष्टि ने शिकायत कर दी और केतन ने काजल को खूब भला बुरा कहा। मैंने तो बस यूं ही, काजल ने बोलना चाहा तो केतन ने एक थप्पड़ काजल के गाल पर रख दिया। कितनी बार कहा है
अपने काम से काम रखो। लेकिन नहीं, इस काली कलूटी को तो हर जगह अपनी नाक घुसानी है। इतना कहते कहते केतन ने काजल का हाथ पकड़ा और गेट के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। खबरदार, जो अंदर आई तो अब कहीं भी मर, लेकिन यहाँ मत आना, केतन ने कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। आज ऐसा करने से केतन को रोकने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि कर्नल साहब सुहासिनी जी के साथ किसी फंक्शन में गए हुए थे। और तभी केतन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि बाहर खड़ी काजल रोए जा रही थी। इतनी बेइज्जती कैसे सहती? उसका दिल बेहोश हो रहा था। तो धीरे धीरे काजल बाहर उठकर आगे बढ़ गई और रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर अकेले जाने लगी। चलते चलते बस स्टॉप पर जाकर अपने घर की बस पकड़ ली। रात को आकर सुहासिनी जी ने भी काजल के बारे में ना पूछा। उन्हें लगा कि सो गई होगी। अगले दिन जब उन्होंने काजल को आवाज़ लगाई तो केतन ने कहा, वो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गई? भैया ने उसे बाहर निकाल दिया। मम्मी, वो काली गंवार औरत भैया के लायक ही नहीं थी। शर्म आती थी मुझे अपने दोस्तों के आगे उसे अपनी भाभी कहते हुए। और भैया ने तो कितनी बार अपने ऑफिस वालों के सामने भाभी को अपनी नौकरानी बताकर बात को टाल दिया था। अगर उन्हें पता चल जाता कि यह काली कलूटी गंवार भैया की पत्नी है तो उनकी क्या इज्जत रह जाती अपने दोस्तों के सामने। अच्छा है निकाल दिया, सृष्टि बेशर्मी से बोली। तो सुहासिनी जी चटाक खड़ी रह गई। केतन, क्या बोल रही है ये? तुमने ऐसा किया क्या? सुहासिनी जी यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ मम्मी, ये सही है, लेकिन उसे वापस लाने को बात भी मुझसे मत करना अब, और ना ही आप उसको फ़ोन करोगी। पीछा छुड़ाकर मैं खुश हूँ। सुहासिनी जी ने आज बर्दाश्त नहीं हुआ और खींचकर एक तमाचा केतन के गाल पर जड़ दिया। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? और गुस्से में दंदनाती हुई कर्नल साहब को सब कुछ बताने चली गई। और उन्होंने आन फान में काजल के घर फ़ोन किया तो पता चला कि काजल घर पहुंच चुकी थी। केतन, यही सिखाया था हमने तुम्हें कि इतनी रात एक लड़की को घर से निकाल दो। सूरत तो देखी तुमने, उसकी पर दिल नहीं देखा। ऐसी नेक लड़की अब चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। पापा, आपने कभी मेरी पसंद पूछी ही नहीं। मुझे नहीं पसंद थी वो। दोस्तों से बताने में भी शर्म आती थी। कभी फ़ोटो तक नहीं अपलोड किया उसका कहीं मैंने। अब आप मुझसे कुछ मत पूछिए। कर्नल साहब दिल के मरीज़ थे। कुछ दिनों तक उनका बीपी लगातार बढ़ने रहने लगा। सुहासिनी जी उनका खूब ख्याल रख रही थी, मगर सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। काजल के घर पर अब कोई उनसे बात करने को तैयार ना था। बस एक बार उसकी माँ ने ये कहकर फ़ोन काट दिया था कि जब आपका बेटा ही नहीं चाहता तो हम दोबारा बेटी को उसकी खरी खोटी सुनने नहीं भेज सकते। उसके बाद कभी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बेटे का घर उजड़ा था, ये कैसे एक बाप को सहन हो सकता था? सुहासिनी जी कुछ ना कर पा रही थी। एक दिन कर्नल साहब को हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए चले गए। सुहासिनी जी सृष्टि और केतन से कटी कटी सी रहने लगी, क्योंकि इसका जिम्मेदार वो इन दोनों को ही मानती थी। सुहासिनी जी के दिन कर्नल साहब और काजल को याद करते बीतते थे। सृष्टि अपने जीवन में मस्त थी, जिसमें उसने अपने भाई को भी लगा लिया था। सुहासिनी जी ने उससे तो कुछ कहना सुनाना ही छोड़ दिया था। 2 साल बीत चुके थे, मगर सुहासिनी जी अब मौन रहने लगी थी। केतन ने अपनी माँ का मन बहलाने के लिए शिमला की 3 टिकट बुक कर ली। उसे लगा कि सुहासिनी जी कुछ घूमेंगी फिरेंगी तो उनका मन ठीक हो जाएगा। शिमला में माँ और सृष्टि को एक कमरा दिलाया और खुद अलग कमरे में रुक गया। अगले दिन तीनों लोग शिमला की नई जगह पर घूमने गए। शाम के समय सृष्टि को वहाँ का चर्च देखने का मन हुआ, जिससे सभी लोग वहीं पहुँच गए। अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई थी, जिसमें सृष्टि खूब खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते सृष्टि का पैर बर्फ में घस गया। जितना निकालने की कोशिश की उतना ही नीचे घसता गया। किसी तरह से बर्फ को खोदकर उसे बाहर निकाला गया, मगर अब सृष्टि चल नहीं पा रही थी और दर्द के मारे बेतहाश चीख रही थी। एक कदम भी नहीं रख पाई।
सृष्टि तो केतन ने उसे गोद में उठाया और टैक्सी में ड्राइवर होटल के कमरे में ले आया। जल्दी जल्दी उसने वापसी को टिकट बुक कर ली क्योंकि शायद सृष्टि को अंदरूनी तौर पर ज़्यादा ही चोट लगी थी। पहले केतन सृष्टि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसे वहां जाकर पता चला कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर हैं, तो उसने वहां रिसेप्शन पर किसी और आर्थो के डॉक्टर के बारे में पता किया। किसी दूसरे हॉस्पिटल का पता उसे दे दिया गया था जहां हड्डियों के अच्छे डॉक्टर उपलब्ध थे। केतन सृष्टि को लेकर आधे घंटे में वही पहुंच गया और डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठ गया। अपनी बारी का इंतजार करता रहा। केतन बार बार सृष्टि का सिर भी प्यार से सहला रहा था। जब उसकी बारी आई तो केतन अंदर पहुंचा और सृष्टि को एक तरफ बिठाने लगा, मगर जैसे ही हाथ धोकर डॉक्टर उसकी तरफ मुड़ी तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और तो देखते ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों बार बार डगमगा रही थी। सामने काजल डॉक्टर का एप्रन पहने और गले में स्टेथोस्कोप डाले खड़ी थी, जो आज एक बहुत बड़ी आर्थो सर्जन है। वो भी उतनी ही हैरान थी, मगर उसने अगले ही पल अपने बाल छिपा लिए और बोली, कहिए क्या हुआ है? काजल तुम? जी मेरा नाम डॉक्टर काजल है। सॉरी डॉक्टर, कैसी हैं आप? केतन ने उससे पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया और अपना सवाल दोहराया, क्या हुआ है इन्हें? केतन ने सृष्टि के गिरने की जानकारी दी और काजल ने ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले उसका एक्सरे करवाया और फिर बताया कि सृष्टि को फ्रैक्चर हुआ है। काजल ने सृष्टि को प्लास्टर भी लगा दिया था। सृष्टि काजल को इस रूप में देखकर नजरें नहीं मिला पा रही थी। जिसे उसने अनपढ़ गंवार कहा था, वो आज बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर सामने खड़ी थी। चलते चलते केतन ने धीरे से कहा, मम्मी ठीक नहीं है, क्या तुम एक बार उनसे मिल सकती हो? शायद वह तुम्हें देखकर ठीक हो जाएं। इस पर काजल ने कुछ नहीं कहा और सुहासिनी जी से मिलने भी नहीं आई। कई दिन तक केतन उसको फ़ोन करने की सोचता रहा, लेकिन उसने अभी तक सुहासिनी जी को उसके डॉक्टर बनने की और इसी शहर में होने की जानकारी दी ही नहीं। देता भी किस मुंह से? खुद ने ही तो उसे घर से बाहर निकाला था। दिन रात अब केतन की आंखों के सामने काजल का चेहरा आ रहा था। वो आज उससे बात करना चाहता था। कुछ दिन बाद सुहासिनी जी का पैर बाथरूम में फिसला और उनसे उठा न गया। अब केतन को काजल से बात करने का एक और मौका मिल गया था। फिर से उसे अपने सामने देखकर काजल चौंक गई, मगर जैसे ही उसने सुहासिनी जी को सामने देखा, अपने जज्बातों पर काबू ना रख पाई। उन्हें ऐसी हालत में देखकर उनके गले लग गई और खूब रोई। सुहासिनी जी भी उसे देखकर मुस्कुरा उठी और आंसू भी बहाए। आज बहुत दिन बाद वो ऐसे बोली थी। इसके बाद काजल ने उनका ट्रीटमेंट किया और केतन के साथ घर भेज दिया। जाते जाते सुहासिनी जी ने उससे घर आने को कहा तो वो बस मुस्कुरा दी, मगर कुछ दिन बाद उनकी हालत को देखकर घर आ गई। उसे घर आया देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लंगड़ाते पैर से सुहासिनी जी किचन में चाय बनाने लगी थी। काजल से ये देखा नहीं गया और उसने वहां आकर उन्हें बैठा और चाय खुद बनाई। केतन सब कुछ देख रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसने इसके गुण क्यों नहीं देखे, क्यों नहीं इसकी सीरत को देखा। इतनी गुणवान पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सुहासिनी जी ने सोफे पर बैठे हुए काजल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा काजल वापस आ जा। काजल उनको नम आंखें देखकर पिघल गई और उनके सीने से लग गई। उसने केतन की तरफ देखा तो केतन ने भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो काजल, मेरे किए कर्मों का फल मुझे मिल गया है। मैंने पापा को खो दिया, लेकिन अब मम्मी को खोना नहीं चाहता। सुहासिनी जी ने भी काजल के आगे हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ काजल बेटा, तुम वापस आ जाओ। काजल ने उनके हाथ पकड़ लिए और माफ़ करने के अंदाज में सिर हिलाया। रोते रोते उसने वापस आने की स्वीकृति भी दे दी। सृष्टि ने भी आगे बढ़कर काजल से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।